दिस इज़ वीडियो नंबर 33 ऑफ काइनेमेटिक्स। और इसके अंदर हम एक और फेज़ में जा रहे हैं। अब नए फेज़ है, दैट इज़ मोशन। आपने देखा होगा हमने स्टार्ट कैसे किया था। मोशन इन 1D से स्टार्ट किया, फिर हमने उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस किए। मोशन इन 1D को हमने डिटेल में स्टडी किया। उसके बाद ग्राफ्स की हमने बहुत ज़्यादा टाइप्स की। अब ये एक नया फेज़ है। बुक्स में आपको ये डिफरेंट चैप्टर मिलेगा, मोशन इन 2D और मोशन इन अ प्लेन। मैंने जानबूझ के लिख के रखा है दो नाम की, एक ही मतलब है इन बातों का। हम वो समझेंगे अच्छे से कि किस तरह से मोशन इन अ प्लेन को हम डील कैसे करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। 1D जब तक नहीं आता होगा ढंग से तो 2D पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए पहले 1D आएगा तो ही हम 2D को समझ पाएंगे, और अगर 1D अच्छे से आता होगा तो 2D कुछ है ही नहीं। बेसिकली हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं। हम 2D को पढ़ने के लिए 1D दो दो हेल्प लेते हैं। ठीक है, मैं भी बताता हूं आपको। देखो किस तरह से। पहली बात यह कि भाई 2D मोशन है कैसी। आपको 1D मोशन के लिए मैंने सिंपली बताया था कि भाई आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप यहां से जा सकते हो और इसी रास्ते से वापस आ सकते हो। इधर से जाना है, इधर से वापस आना है। दिस इज मोशन इन 1D। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर चलना अलाउड है आपको मोशन इन 1D में। मोशन इन अ प्लेन में, जैसे आप अपने घर में हो, तो घर में अगर चल रहे हो तो जैसे आपके घर में अगर टाइल पड़ी होगी, जैसे मुझे अभी सामने दिखाई दे रही है टाइल पड़ी होगी, टाइल का एक वो बीच में स्पेसिंग दिखाई देती है, तो उसी स्पेस के ऊपर आपको चलते रहना है और उसी पे वापस आना है। वापस आना या नहीं आना, आई मीन टू से कि उस लाइन को छोड़ नहीं सकते आप। अगर छोड़ नहीं सकते तो आप बोलोगे मैं मोशन इन 1D में चल रहा हूँ। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता, ऐसा कुछ होता नहीं है। मोशन इन 2D को समझते हैं। मोशन इन 2D में आप अपने फ्लोर पे कहीं पे भी चल सकते हो, उस रूम में कहीं पे भी जा सकते हो। दीवारों पे नहीं चढ़ सकते, सीढ़ियां नहीं उतर सकते। ठीक है, दीवारों पे तो चढ़ नहीं सकते ऑब्वियसली, सीढ़ियां नहीं उतर सकते। आपके रूम के फ्लोर की स्लोप नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, तो फिर वो मोशन इन 2D है। मोशन इन 3D क्या होगा, आप अपने घर में जहां मर्जी घूमो, छत पे जाओ, छत पे घूमो, छत से नीचे कहीं पे भी जाओ, दैट इज मोशन इन 3D। जब आपको 2D समझ आ जाएगा ना, क्या हमने मोशन इन 3D के अलग चैप्टर पढ़ना है? नो, मोशन इन 1D हम पढ़ते हैं। मोशन इन 2D को सीखते हैं कि 1D को यूज करके 2D के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, और सिमिलरली 1D को यूज करके 3D आपको अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। वेक्टर्स के अंदर हम 3D को डिस्कस कर चुके हैं, जितना करना था IJK को डिस्कस किया हुआ है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे जब हम मोशन इन 3D को डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग अभी आपको सिर्फ किस पे फोकस करना है, मोशन इन अ प्लेन पे फोकस करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन इन अ प्लेन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोशन इन अ प्लेन की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अब आप अपने रूम के फ्लोर पे कहीं पे भी चल सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखो मोशन के मतलब आप अपने रूम के फ्लोर पे कहीं पे भी चलो, ऐसे ये देखो, ये चल रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ ये मोशन है ना एक पार्टिकल की। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये आप बोलोगे सर मोशन इन 3D भी दिखाओ। मैं नहीं दिखा सकता स्क्रीन पे मोशन इन 3D, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। मोशन इन 3D में मैंने पेन ऊपर उठा लिया, आपको ड्रॉ करके दिखा नहीं सकता। समझ आई आपको बात? तो ये जो मैं अपने पेपर पे यहां पे मैंने अभी ड्रॉ किया, ये मोशन इन 2D है। दिस इज नॉट मोशन इन 3D। हां, अगर मैं यहां से उठ के ऊपर की तरफ चला जाऊं, जो मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको दिखाने के तरीके बताए हैं। ये डॉट डाल दिया मैंने, मतलब मैं बाहर की तरफ आया हूं। याद है आपको ये डॉट और क्रॉस के कॉन्सेप्ट? ये डॉट और क्रॉस का कॉन्सेप्ट इसीलिए डेवलप किया गया कि हमारा पेपर जो है वो 2D मोशन को तो क्लियरली दिखा पाएगा, लेकिन 3D मोशन को दिखाने के लिए फिर हमें कुछ टेक्निक सीखनी पड़ी। ठीक है, तो ये है मोशन इन 1D। अब मोशन इन 2D, और मोशन इन 2D या मोशन इन अ प्लेन को स्टडी करने के लिए, मोशन इन 2D और मोशन इन प्लेन को स्टडी करने के लिए हम लोग किस तरह से स्टडी करते हैं इसको अच्छे से समझेंगे। मैं एक XY प्लेन बनाता हूं, अच्छे से समझना प्लीज। और ये एक इस तरह की कोई मोशन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मोशन है। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल यहां था और ये वाली ट्रेजेक्ट्री है, उसकी ट्रेजेक्ट्री होता है पाथ।
ठीक है, ट्रजेक्ट्री होता है पाथ। हम पर्टिकुलरली मोशन में जब बात करेंगे ना तो ट्रजेक्ट्री वर्ड काफ़ी यूज़ करेंगे, तो घबराना नहीं है ट्रजेक्ट्री वर्ड से। ट्रजेक्ट्री मतलब है पाथ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी तक आपकी ट्रजेक्ट्रीज कैसी हुआ करती थी? अगर मैं आपको अभी तक बताऊं, हम मोशन इन 1D में हमारी ट्रजेक्ट्रीज किस तरह की हुआ करती थी? ओनली दिस मच वॉज अलाउड। वो भी हम इस तरह करके थोड़ा ऊपर दिखाते थे, वो भी गलत है, वो भी नहीं है ऐसे ऊपर करके। ये ऊपर नहीं है एक्चुअली, ये इधर से ही वापस आ रहा है, इधर ही जा रहा है, इधर ही वापस आ रहा है, ऐसे ही। लेकिन अब दिखाएं कैसे? वो जैसे अभी मैं पेन घुमा रहा हूँ लेकिन आपको भी पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा ऊपर से दिखा देते हैं कि वो वापस ऊपर से आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो लाइन को छोड़ नहीं सकता। मोशन इन 1D में चलने वाला बंदा, मोशन इन 1D का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप लाइन को छोड़ नहीं सकते, या तो एक्स एक्सिस को पकड़ लो ढंग से, या तो ये नहीं ज़रूरी है कि एक्स एक्सिस ही हो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हम ऐसे भी चल सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो मोशन इन 1D, ये दिस इज़ ऑल्सो मोशन इन 1D, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक्सिस हम ऐसे ही दिखाते हैं जस्ट समझने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ट्रजेक्ट्री कैसी है? कैन यू सी दैट? यहाँ पे जो मैंने अभी बनाया मोशन इन प्लेन, तो यहाँ ट्रजेक्ट्री इस तरह की है। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सिस भी सब इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व है, एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। जेड एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज वाई इट इज मोशन इन 2D, इट इज नॉट मोशन इन 3D। अब मेरी एक बात को बड़े अच्छे से समझना है, जो सारा का सारा मोशन इन अ प्लेन का कॉन्सेप्ट है। क्या बोला था मैंने? 1D को क्या बोलना है, 2D को क्या बोलना है? 1D प्लस 1D। ठीक है, 1D प्लस 1D मतलब क्या? मैं इस तरह से बोलूंगा, ध्यान देना, कि कोई पार्टिकल अगर यहां पहुंचा है पॉइंट P पे, तो अब हम इसको क्या बोलें कि ये कितना चल के आया? कितना चल के आया? हम ये नहीं बोलेंगे, हम देखना हम क्या करते हैं, हम स्टडी इस तरह से नहीं करते बिल्कुल भी कि ये चल के कितना आया इसको कैलकुलेट करो। नो, वी डोंट कैलकुलेट दिस। हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम बोलते हैं ये हॉरिजॉन्टली कितना चला, ये वर्टिकली कितना चला। ये एक पार्टिकल जो P पॉइंट पे पहुंचा है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है और इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। एक D ये हो गया, एक D ये हो गया। बस इतनी सी कहानी है इसकी, इतनी सी कहानी है इसकी, नथिंग एल्स। कि आपको उसको तोड़ के पढ़ना है। जब आपको बोलूंगा एक पार्टिकल, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये एक यहां पे पार्टिकल था और फिर से यहां पे गिरा। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा कि इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया? दिस पार्टिकल ए, ये यहां से गया और यहां आया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? मतलब इसकी जर्नी के बारे में कुछ हमें बताओ। तो ये जो कर्व है ना, इसकी तो एक इक्वेशन होगी जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री, वो भी हमने निकालना सीखना है। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री। ठीक है, वो इक्वेशन हमें आनी चाहिए। जैसे अगर पैराबोलिक पाथ हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। यू वेरी वेल नो दिस। ठीक है, अभी नहीं मालूम ये कर्व कौन सा है, पैराबोला है या नहीं है, वो नहीं मैं बात, लेकिन हर कर्व की एक इक्वेशन जरूर होती है। चाहे मैं इस तरह का कर्व ड्रॉ कर दूं, इसकी भी एक इक्वेशन होती है। जरूरी है मुझे मालूम है या नहीं है, वो बात डिफरेंट है, बट इक्वेशन जरूर होती है। हर कर्व की एक इक्वेशन होती है। ऑब्वियसली एग्जामिनर वही क्वेश्चन डालता है जो फेमिलियर कर्व्स हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, जैसे आपका पैराबोला हो गया, हाइपरबोला के बारे में भी हम बात करेंगे, एक साइन कर्व होता है उसके बारे में बात करेंगे, एक कॉस कर्व होता है उसके बारे में बात करेंगे, एक एक्सपोनेंशियल कर्व होता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन टाइम डाल के, घबराना नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ, मैंने क्या बोला, हर कर्व की एक इक्वेशन होती है। रादर आप एक इक्वेशन को कर्व बोल सकते हो, एक कर्व को इक्वेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? दिस इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्ट्री, जो हमने निकालना सीखनी है। कभी हमें गिवन होगा डेटा तो मैं बताऊंगा आपको कैसे निकालेंगे। ये सब मोशन इन अ प्लेन के अंदर आता है, ये आगे बात। लेकिन अभी क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा है कि एक पार्टिकल जो आपने यहां फेंका, ये पता है ये जो मोशन मैंने अभी बनाई है यहां पे, ये कैसी मोशन है? मैं आपको बताता हूं। आप अपने छत पे खड़े हो जाओ और छत से एक बॉल को नीचे फेंको। वर्टिकली नीचे नहीं फेंकना है, आपने थ्रो लगानी है। ठीक है, आपने थ्रो लगानी है। कैसे? आपने छत पे खड़े होके इसको फेंकना है। ठीक है, यहाँ की तरफ फेंकना है। ठीक है, यहाँ की तरफ फेंकना है, ऐसे। तो बॉल कैसे जाएगी? आगे की तरफ फेंकना है। ठीक है, आगे की तरफ फेंकना है। जैसे आप यस, एक और एग्जांपल आप ले लो। गन, आपने बिल्कुल स्ट्रेट गन रखी है, छत पे खड़े हो, बिल्कुल स्ट्रेट गन रखी है।
बिल्कुल उसका कोई एंगल नहीं है, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आपने गन की पोजीशन रखी है और उसको फायर किया छत से। छत से जब आपने उसको फायर किया तो क्या आप मानते हो कि उसकी ट्रजेक्टरी कैसी होगी? नीचे तो गिरेगी भाई, नीचे तो गिरेगी या नहीं गिरेगी? तो यही उसकी ट्रजेक्टरी होगी। सिमिलरली आप बॉल को नीचे फेंको इसी तरह से जैसे गन में से बुलेट को आपने फेंका, वैसे ही आप वैसे फेंको, ठीक है? गन में से सॉरी, जैसे बुलेट निकली ना, आपने हॉरिजॉन्टल प्लेस किया था, वैसे ही जब आप बॉल को फेंको तो एंगल पे नहीं फेंकना, बिल्कुल सीधा फेंकना। आपने कोशिश ये करनी है कि बॉल सीधी जाए, लेकिन सीधी तो जाएगी नहीं, ग्रेविटी तो एक्ट करेगी, इसलिए वो कैसी जाएगी? इस तरह की जाएगी। इसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। मैं अभी उसके नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैंने आपको बता दिया। लेकिन डिस्कस हम उसको अभी बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ किसको डिस्कस कर रहे हैं? मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन 2D को। मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसी मोशन, ये मोशन इन 2D ही है, ये मोशन इन 1D नहीं है, ये मोशन इन 1D नहीं है। अभी मैंने ये क्यों खींच के बनाया था? क्योंकि बुलेट थी ना, तो बुलेट की तो वेलोसिटी ठीक ठाक होगी, तो वो काफ़ी आगे तक जाएगी, बिल्कुल आगे तक जाएगी, और मतलब काफ़ी दूर तक जाएगी, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया था। अगर आप बॉल को फेंकोगे तो वो थोड़ी ऐसे जाएगी। आपने ऐसे नहीं फेंकना है। देखो एक और तरीका बॉल को फेंकने का, अभी मैं ये बताता हूँ। आपने एंगल पे फेंका, ऊपर की तरफ करके ऐसे करके फेंका, ऐसे भी जाती है, बिल्कुल ऐसे भी जा सकती है बॉल। आपकी छत ये है, आपने यहाँ से बॉल फेंकी, ऐसे भी जा सकती है। आप इससे पहले मोशन इन 1D में कैसे फेंक रहे थे बॉल को? सिर्फ ऐसे। लेकिन अब आप बॉल को कैसे फेंक रहे हो मोशन इन 2D के लिए? आप प्लीज़, मैं बार बार ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि है क्या। ये आपकी मोशन है, ठीक है? बॉल की छत से फेंकी गई बॉल, ठीक है? सब कुछ पढ़ेंगे हम ये, ठीक है? अब ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये बॉल ट्रेवल कितनी की, तो पता मैं आंसर कैसे दूंगा? फिज़िक्स की लैंग्वेज में और अपनी इस मोशन की लैंग्वेज में और इनको सॉल्व करने की लैंग्वेज में, काइनामेटिक्स की लैंग्वेज में इसको आंसर कैसे दिया जाएगा? इसमें बोला जाएगा इस बॉल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया। देखना, इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया इतना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया इतना। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसको और अच्छे से लिखूंगा। इसने, इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इतनी, ठीक है? और इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इतनी। ये बॉल यहां थी पहले, वर्टिकली ये कितनी नीचे आई? इतनी। हॉरिजॉन्टली कितनी नीचे आई? इतनी। और इन दोनों चीजों में कॉमन पता क्या है? टाइम। जितना इस बॉल को, ये बोलना ही गलत है, ठीक है? पहले देखो, मतलब इसमें मीनिंगलेस नजर आएगा। जितना इस बॉल को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा, मान लो ये 5 मीटर आगे गिरी बॉल, और मैं छत पे खड़ा हूं जिसकी हाइट है 10 मीटर। मतलब इस बॉल ने मैं ऐसे बोलूंगा, यही बोलना मुझे आना चाहिए, दैट्स इट। जिसको ये आ गया उसको मोशन इन अ प्लेन आ गया। मैं ये भी बता देता हूं क्या, इस बॉल ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, और इसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर। ये एक ऐसी बॉल है जिसने हॉरिजॉन्टल, आपको 5 मीटर थोड़ा छोटा नज़र आ रहा होगा, उससे चलो 15 कर दो, 25 कर दो, लो 25 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, और वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया कितना? 10 मीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की लैंग्वेज में बात करूं तो बॉल नीचे आई है, ठीक है? बॉल नीचे आई है तो मैं बोलूंगा कि -10 मीटर, ठीक है? -10 मीटर। द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज, ये देखो, ये देखो। तो ऐसे ही तोड़ तोड़ के पढ़ना है आपने, मतलब 2 पार्ट्स में तोड़ के पढ़ना है इसको। इसी को हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था तब, कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई बताओ? ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी। इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्शन होती है, तो यही इसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। लेकिन मैंने पढ़ना ही नहीं ये वाला, मैंने नहीं पढ़ना नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ऐसे नहीं बात करनी, हमने ऐसे बात करनी है जैसे मैंने बोला, तोड़ के। इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है फिर 25 मीटर, इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है -10 मीटर। आपको समझ आना चाहिए, -10 मीटर। तो ये कहानी है। इसी तरह से अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी है, इसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन कितनी है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है। तोड़ के बोलना है,
तोड़ के बोलना है, याद रखोगे आप, इसको तोड़ के बोलना है, इसको एक एक करके नहीं पढ़ना, ठीक है। इसीलिए फिर हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस, ये जो 3 इक्वेशंस हैं यहाँ पे 6 बन जाएंगी, 3 x के लिए, 3 y के लिए, 3 हॉरिजॉन्टल के लिए, 3 वर्टिकल के लिए, दैट्स इट, कुछ नहीं, वही सेम इक्वेशंस, बस ऐसे लिख देंगे उसको, एक लिख के बता देता हूँ आपको, ऐसे लिख देंगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, यस, एक्स वाले में एक्स आएगा, वाई वाले में वाई आएगा, एक्स और वाई मिक्स नहीं करने, यही हमारा स्टाइल है इसमें करने का। टाइम लेकिन फिक्स है, टाइम मैंने बोला इस बॉल ने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर की 25 मीटर, कितनी देर में, टी टाइम में, फॉर एग्जांपल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की 10 मीटर, कितनी देर में, टी में, वो अलग अलग थोड़ा है, टी थोड़ा अलग है, टी एक्स और टी वाई कुछ नहीं होगा, सिर्फ टी होगा। थैंक यू वेरी मच।